हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ देख रहे हैं। गॉस लॉ का एप्लीकेशन, तो गॉस लॉ इसके पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। वही मेरा गॉस लॉ था, जो कि गॉस लॉ इस तरह से वहाँ पर दिखाए थे कि जो क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं ई डॉट डी एस का, वो इक्वल टू जो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इन के बराबर होता है। ठीक है, वो याद करने के लिए आप याद करिए, ये इस तरह से ये गॉस लॉ हमने बताया था पिछले वाला वीडियो में। फाई ई यानी टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस क्यू इन। ओके, दिस इज द ग्लॉ। फाई इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कि इंटीग्रेशन करते हैं ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज सरफेस के लिए। ये रिंग के बारे में भी बताए थे कि रिंग जो है यहाँ पे नोटेशन होता है फॉर क्लोज सरफेस के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहला एप्लीकेशन देख रहे हैं, फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक यहाँ पर देखिए कि हमने यह फिगर में दिया है कि ये इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है ये। ओके, और इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। ओके, इसी पॉइंट पे हमको इस स्ट्रेट चार्ज्ड वायर के वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग द गॉस लॉ। ओके, तो हम किस तरह से इसको हम यूज करेंगे गॉस लॉ को ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो ये तो फिगर के अकॉर्डिंग है ही। कंसीडर एन इन्फिनाइटली लॉन्ग थीन स्ट्रेट वायर विथ यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं लेमडा। इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग मानते हैं लेमडा, और लेमडा ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे लेमडा ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर लेमडा लेस देन जीरो लिख दे तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो अभी हम ग्रेटर देन जीरो मान के चल रहे हैं, यानी फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग ले रहे हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब गॉस लॉ यूज करने के लिए हम लोगों को एक क्लोज सरफेस कंसीडर करना होगा। तो आप इस वायर जो भी है हमारा चार्ज, जो हमारा कंडक्टर है, उसके अराउंड हमको ऐसा कोई क्लोज सरफेस चूज करना हो जो इसके रिस्पेक्ट में कुछ सिमेट्रिकल हो और आसानी से हम उसका ई डॉट डी एस निकाल सकें। तो उसके लिए हमारा सबसे बेटर जो होगा, सबसे बेटर जो सरफेस होगा वो गॉसियन सरफेस के रूप में हम लोग एक क्लोज सिलेंडर को यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे। मान लेंगे कि दिस इज द एक्सिस एंड द डिस्टेंस आर इज टेकन एज रेडियस एंड ड्रॉ ए सिलेंडर ऑफ एनी हाइट या एनी लेंथ एल। ओके, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर। हम इसको एक्सिस मान लेंगे और इसको दूरी जो है ये आर, उसको हम दूरी मान लेंगे रेडियस, और कोई भी लेंथ का जो है हम एक सिलेंडर को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो अब जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्लोज सिलेंडर का हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। याद रखिए, जो इमेजिन आप करते हो ना, ये जो सरफेस क्लोज सरफेस जो आप इमेजिन कर रहे हो उसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं, गॉसियन सरफेस। ओके, तो अब देखिए हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे फाई ई लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखेंगे ई डॉट डी एस का, और यहाँ पे रिंग का साइन दे देंगे फॉर द क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे ई डॉट डी एस को। ओके, अब यहाँ पे देखो कि फिगर से क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पूरे होल सिलेंडर को हम लोग 3
तीन तरह के सरफेस में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, एक सरफेस हो सकता है इसका, ये होगा इसका कर्व सरफेस, ये जो है कर्व सरफेस है। फिर दूसरा ये जो है ये अपर एंड का सर्कुलर कैप होगा, सर्कुलर अपर कैप। और यहाँ पे फिर लोअर भी सर्कुलर होगा कैप, है कि नहीं। कैप माने एंड कह रहे हैं इसको। यहाँ पर एक सर्किल की तरह यहाँ एंड होगा, यहाँ पर भी सर्किल की तरह एंड होगा, और ये वाला जो होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल टाइप का होगा। तो इस तरह से हम इसको पूरे सिलेंडर के टोटल सरफेस को हम लोग तीन भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक हम लोग लेते हैं कर्व सरफेस, एक ले रहे हैं अपर कैप, और एक ले लेंगे लोअर कैप। ओके, और इनको क्लोज इंटीग्रेशन को हम लोग तीन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे ई डॉट डी एस फॉर कर्व सरफेस, फिर लिखेंगे ई डॉट डी एस फॉर द अपर कैप, ये वाला। ओके, और फिर लिख देंगे प्लस करके ई डॉट डी एस फॉर लोअर कैप। तो ये यहाँ हो गया, एक ये कर्व सरफेस के लिए हुआ, ये कर्व सरफेस के लिए, एक हो गया यहाँ पर अपर कैप के लिए ये वाला, और एक हो गया ये लोअर कैप के लिए ये वाला। ओके, तो अब ये तीन भाग में बांट दिया। अब देखिए, जहाँ कहीं भी ई डॉट डी एस निकालना है तो पहले तो देखिए एक चीज याद रखिए, कोई भी चार्ज सरफेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन चार्ज हमारा कंडक्टर है, लाइन चार्ज, ओके, है ना, स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है ये। ओके, तो यहाँ पर ये जो है कर्व सरफेस का कोई पॉइंट ये ई है, ई, तो इसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ है ना ये सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो उसके कर्व सरफेस जो इस तरह का होता है, कर्व सरफेस ऐसे होता है, तो ये तो सभी तो परपेंडिकुलर ही होंगे ना, चाहे यहाँ लें, चाहे ऐसे लें, चाहे ऐसे लें, चाहे ऐसे लें, तो वो तो सरफेस पे परपेंडिकुलर ही होगा। तो ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे ds, इसी पॉइंट के राउंड। ओके, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन हम दिखा देंगे रेडियली आउटवर्ड, और ds जो बोले थे क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी बोले थे हम कि नॉर्मली आउटवर्ड लिया जाता है, नॉर्मली आउटवर्ड बाहर की ओर लिया जाता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, क्लोज सरफेस के अंदर नहीं लेते हैं। तो E का डायरेक्शन भी इधर ही हो गया और ds का डायरेक्शन भी इधर हो गया। जब मैं अपर कैप की बात बोलूंगा तो अपर कैप में जो है एक छोटा सा एरिया वेक्टर लीजिए, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस वायर के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ही होगा ना, वायर के परपेंडिकुलर E का डायरेक्शन इधर होगा और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है इधर लेंगे, यानी पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसमें, जबकि इस केस में 0 डिग्री बन रहा है। फिर जब मैं लोअर कैप की बात करूंगा तो लोअर कैप में देखिए क्या एरिया वेक्टर यहाँ पे लेंगे, तो एरिया वेक्टर जो लोअर कैप पे लेंगे तो वो परपेंडिकुलरली क्या होगा, जैसा कि फिगर में दिखा रहा है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा नीचे की ओर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो तो फिर इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर ही होगा इधर। तो फिर ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। जो हमारा स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है इन्फिनिटली लॉन्ग, तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस वायर के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक। लेकिन एरिया वेक्टर जब यहाँ पे लेंगे तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, जब अपर कैप पे लेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की ओर ऐसे आएगा। ओके, तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री। तो हम ये तीन पार्ट में जो इसको डिवाइड किए थे हम लोग, एक कर्व सरफेस, एक अपर कैप, फिर एक लोअर कैप, और सभी में याद रखिएगा यहाँ पर पूरे क्लोज सरफेस के लिए मैं ई डॉट डी एस ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे रिंग का साइन डालेंगे। इसको मैंने तीन अलग अलग भाग में बांट दिया, तो यहाँ पे रिंग का साइन नहीं डालेंगे। ओके, तो ई डॉट डी एस, तो यहाँ पे कर्व सरफेस में हम लोग यहाँ पे देखें क्या 0 डिग्री का एंगल बन रहा था,
तो यहाँ लिख देंगे ई डी एस कॉस 0। फिर अपर कैप में देख रहे हैं कि ई और डी एस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम लिखेंगे ई डी एस कॉस 90। फिर लोअर कैप में भी यहाँ देख रहे हैं कि ई और डी एस के बीच में जो है 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ लोअर कैप में भी हम लोग लिख देंगे ई डी एस कॉस 90। और कॉस 90 कितना होता है 0, तो यहाँ हो गया ई डी एस, तो ई मेरा कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो है कॉस 90 0 होता है, ये भी कॉस 90 0 होता है, तो 0 + 0। अब यहाँ पर देखिए ई को रहने देंगे डी एस, पूरे कर्व सरफेस ले रहे हैं। किसी सिलेंडर का टोटल कर्व सरफेस कितना होता है 2 पाई आर एल। किसी सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होता है ये वाला, इस तरह का जो सरफेस होगा ये ऐसे राउंड वाला, वो मेरा कितना होता है 2 पाई आर एल। तो ई इंटू कर देंगे 2 पाई आर एल, तो ये मेरा फ्लक्स निकल गया, टोटल फ्लक्स। ओके, अब टोटल फ्लक्स, नाउ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस। अब सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, वो जो गॉसियन सरफेस हम लोग माने हैं उससे अंदर में कितना चार्ज इंक्लोज है, तो उसको निकालने के लिए यहाँ देखिए ये मेरा क्या है कि इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, और यहाँ पर देखिए यही मैंने गॉसियन सरफेस माना है। तो ये गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल टाइप का है, सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ का वायर जो है इसके अंदर इंक्लूज होगा, और तो इसके अंदर इतना ही चार्ज इंक्लूज होगा। और इसका हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा माना है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है। और तो इसके अंदर जो है वायर का कितना लेंथ अंदर है, तो सिलेंडर के लेंथ के बराबर एल, तो इसलिए इसका टोटल चार्ज कितना होगा अंदर लेमडा इंटू एल, क्योंकि पर यूनिट लेंथ का जो चार्ज है वो है मेरा लेमडा, और इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना है एल। तो टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस इज लेमडा इंटू एल। ओके, तो हम यहाँ से तो क्यू इन निकालेंगे, तो क्यू इन इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू एल। अप्लाइंग द गॉस लॉ, तो क्यू ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू इन, सॉरी फाई इन, फाई ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू इन। अब फाई ई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ई इंटू 2 पाई आर एल टोटल फ्लक्स यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, ई इंटू 2 पाई आर एल। ओके, तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू 1/ε0, और क्यू इन कितना निकाले लेमडा एल, तो लेमडा एल, एल से एल मेरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है ई इक्वल टू 1/2 पाई ε0 लेमडा बाय आर। ओके, और इसका डायरेक्शन क्या होगा डायरेक्टेड आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड, यानी सिलेंडर के बाहर की ओर होगा इधर। ठीक है, और अगर लेमडा लेस देन 0 अगर हुआ, यानी कि वो वायर जो है अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है, अगर लेमडा लेस देन 0 का मतलब है वायर पे नेगेटिव चार्ज, तो फिर इसका डायरेक्शन हम लोग नॉर्मली इनवर्ड लेंगे। और इसमें नोट करने लायक ये बात है कि देखिए 2 पाई ε0, तो ये तो मेरा कांस्टेंट ही है, और लेमडा फॉर ए गिवन लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए लेमडा भी कांस्टेंट है। तो ई जो वेरी कर रहा है आर पे, तो वो क्लियर यहाँ से दिखाई दे रहा है कि वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और सेकेंड पॉइंट में याद रखें, इफ लेमडा इज लेस देन 0 देन मैग्नीट्यूड में तो वो इतना ही बताएगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो ई इज डायरेक्टेड इनवर्ड होगा, ई का डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ड होगा, याद रखें। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये दूसरा एप्लीकेशन है, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये देखिए यहाँ पर हम एक इनफाइनाइट प्लेन शीट लिए हैं विथ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ये जो हम दिखा रहे हैं ये एक प्लेन शीट है ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन का है प्लेन शीट, और ये हमारा चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका हम लोग मान के चल रहे हैं सिग्मा, और ग्रेटर देन 0 मान रहे हैं। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया का चार्ज जो है वो सिग्मा है।
और ग्रेटर देन 0 मान रहे हैं, तो 0 का मतलब है कि हम ये पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं। ओके, और ये P पॉइंट है यहाँ पर, ये जिसकी दूरी यहाँ से मान लो r है, तो हमें यहाँ पर ही कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक कोई इस पॉइंट के अराउंड हम कोई एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A अराउंड दिस पॉइंट। ओके, एंड पैरेलल टू दिस सीट, इस सीट जो है इसी सीट के पैरेलल हम लोग एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A को चूज करते हैं। ओके, और फिर क्या करते हैं कि ये जो है हम लोग यहाँ पे r डिस्टेंस है ना ये, तो 2r लेंथ का एक सिलेंडर को ड्रॉ करते हैं। कंसीडर ए सिलेंडर गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस taking capital A as the area of cross section and 2r is the length of the cylinder। हम इसका लेंथ कितना लेंगे, 2r। यहाँ से यहाँ दूरी r है, तो हम यहाँ पर इसकी दूरी r दूरी पर ही इस साइड, वहाँ पर इतनी r दूरी पर ही लेफ्ट साइड में भी हम एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इस तरह का हम लोग यहाँ पर भी चूज करेंगे, और इससे मैं एक सिलेंडर फॉर्म कर दूंगा। मैं इतना ही दूरी इस साइड भी क्यों लिया हूँ, इसका कारण ये है कि देखिए ये प्लेन शीट है हमारा, चार्ज्ड प्लेन शीट, और इससे ई दूरी r दूरी पर यहाँ पर मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E मान रहा हूँ, तो उतने ही दूरी पर लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मेरा E के बराबर ही होगा। यानी इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो यहाँ पर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी मेरा E रहेगा, इधर भी E रहेगा। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे, डायरेक्शन सिर्फ इसका इस साइड होगा और डायरेक्शन इसका इधर होगा। तो इसीलिए आप इसका लेंथ जो लेंगे वो टोटल 2r लेना है, एज शोन इन द फिगर। कंसीडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस टेकिंग A एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 2r एज लेंथ। ओके, तो अब देखिए इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो फाइंड करेंगे कि इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी लिखेंगे फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करेंगे E.ds। ठीक, अब इनको भी मैं क्या करूँगा, चूंकि ये सिलेंडर है ना, तो इसको भी हम लोग 3 पार्ट में, इसको टोटल सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक देखिए ये सिलेंड्रिकल हो गया, सिलेंड्रिकल सरफेस ये वाला, ये हो गया राइट कैप, और ये हो गया लेफ्ट कैप। तो एक सरफेस एरिया ये सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, और एक सिलेंड्रिकल जो कर्व सरफेस है वो हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे हम एक छोटा सा एरिया वेक्टर अगर लेते हैं ds, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर इधर होगा बाहर की ओर, और E का जो डायरेक्शन होगा वो भी मेरा इधर ही होगा, क्योंकि ये प्लेन शीट के परपेंडिकुलर हमको लेना है। क्योंकि हमने अभी भी बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सरफेस, जो चार्ज सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है। चार्ज सरफेस कैसे, ऐसे मेरा, तो इस तरह से परपेंडिकुलर होगा ना, यानी कि E का डायरेक्शन वही होगा जो ds का। फिर यहाँ पे अगर लेते हैं कि इसके चार्ज शीट के लेफ्ट साइड में अगर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी एरिया वेक्टर का, छोटा सा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा बाहर की ओर, और E का डायरेक्शन क्या होगा, वो भी इधर ही होगा बाहर, ऐसे नॉर्मली ऐसे, है कि नहीं। और लेकिन कर्व सरफेस की बात अगर मैं करूं, कर्व सरफेस का, तो यहाँ पर जो एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे तो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस डायरेक्शन में, सरफेस पे परपेंडिकुलर इधर आएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऑलवेज इधर ही रहेगा, इस साइड में इधर ही रहेगा, लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। तो बीच में एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। यानी इसके यहाँ पर जो E और ds के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री है, यहाँ भी E और ds के बीच का जो एंगल है 0 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर जो कर्व सरफेस के लिए जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस तरह से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इसको।
क्लोज इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं ई डॉट डी एस, तो इसको पहले बांट देंगे हम 3 भाग में। एक यहाँ कर्व सरफेस का ई डॉट डी एस लेंगे, फिर दूसरा राइट कैप के लिए ई डॉट डी एस लेंगे, फिर यहाँ पर लेफ्ट कैप के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लेंगे। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस फॉर कर्व सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस राइट कैप, और प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लेफ्ट कैप। ओके, फिर यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस के लिए अभी आपको दिखाए यहाँ पर कि ई और डी एस के लिए 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे कर्व सरफेस के लिए यहाँ पे ई डी एस कॉस 90 लिखेंगे, राइट कैप के लिए ई डी एस कॉस 0 और लेफ्ट कैप के लिए भी ई डी एस कॉस 0। ओके, तो ये तो कॉस 90 0 हो गया। अब ई को बाहर कर दीजिए आप, कांस्टेंट है, और डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस यहाँ रहने दीजिए, यहाँ भी ई को बाहर कर दीजिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस रहने दे। ठीक है, अब टोटल एरिया इसका कितना हम लोग शुरू में मान के चले थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, तो यहाँ भी तो कैपिटल ए ही होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टोटल एरिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, तो टोटल कितना हो गया, टोटल फ्लक्स 2EA, 2EA यानी 5E इक्वल टू कितना हो गया 2EA। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग टोटल निकालेंगे कि ये जो गॉसियन सरफेस जो हम लोग चूज किए हैं, ठीक है, क्योंकि याद रखिए हमें गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमेशा एक क्लोज सरफेस की ज़रूरत है। अगर ऑलरेडी क्लोज सरफेस दिया हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गॉस क्लोज सरफेस वहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो फिर हमें एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस यानी क्लोज सरफेस को चूज करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लियर इस फिगर से कि इन्फिनाइट जो यूनिफॉर्म प्लेन शीट जो है, चार्ज प्लेन शीट, ये जो चार्ज प्लेन शीट है ऑफ यूनिफॉर्म इन्फिनाइट डायमेंशन का, तो इस सिलेंडर के अंदर तो मात्र इतना ही एरिया, उसके अंदर प्लेन शीट का इतना ही एरिया जो है इस सिलेंडर के अंदर आ रहा है कि नहीं, सिलेंडर के अंदर तो इतना ही आ रहा है, तो इतना ही चार्ज, इसका मतलब इसके अंदर इनक्लोज हो रहा है। इस प्लेन जो चार्ज शीट है इसका इतना ही चार्ज जो है वो सिलेंडर के अंदर इंक्लूज हो रहा है। और चूंकि पर यूनिट एरिया का जो हम लोग चार्ज लिए हैं वो कितना लिए थे शुरू में, सिग्मा। ओके, और इसका टोटल एरिया कितना है, इसका एरिया जो कि इसके एरिया के बराबर होगा, तो कैपिटल ए, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा मेरा, सिग्मा इंटू ए। नाउ द टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द सिलेंड्रिकल गॉसियन क्लोज सरफेस, तो क्यू इन इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ओके, क्योंकि देखिए क्लियर है यहाँ पर मात्र इस सीट का जो प्लेन सीट है, ये चार्ज प्लेन सीट, इसका मात्र इतना सा भाग जो है वही सिलेंडर के अंदर है, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर है ना। ठीक, और इसका पर यूनिट लेंथ का जो हम लोग लिए थे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिए थे, यानी यूनिट एरिया का चार्ज जो लिए थे वो सिग्मा, और इसका टोटल एरिया कितना है ए, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो क्यू इन इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ओके, तो अब हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ इस्तेमाल करते हैं, तो क्यू ई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, क्यू ई निकाल चुके हैं, 2EA इक्वल टू हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू ए से मेरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, ई इक्वल टू 2 को हम इधर ले आए, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो नॉर्मली आउटवर्ड, बाहर की ओर। वही में याद रखिए कि अगर सिग्मा फिर लेस देन 0 हुआ तो नॉर्मली इनवर्ड हो जाएगा। ओके, सिग्मा अगर नेगेटिव हुआ तो नॉर्मली इनवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की ओर और इसे पॉजिटिव चार्ज के लिए नॉर्मली आउटवर्ड। फिर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये याद रखिए कि इसमें देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में आर है ही नहीं, आर नहीं है, ये आर इसमें है ही नहीं, जबकि इसके पहले वाले जो हम लोग जो लीनियर उसके जो इन्फिनिटली लॉन्ग जो स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर लिए थे, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर, तो उसके केस में हमारा यहाँ पे आया था, तो ये देखिए जो हम लोग इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का केस लिए थे, तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आया था, जबकि इसमें हमारा देखिए क्लियर, इसमें मेरा आर इसमें है ही नहीं, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इसका मतलब क्या हुआ, इस यूनिफॉर्मली चार्ज जो प्लेन शीट है ये इससे
जो ई का मान जो है, ये जो ई आ रहा है ना, ये ई का मान जो है इसकी दूरी पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन ख्याल रहे इस दूरी के रिस्पेक्ट में ये दूरी जो है इतना बड़ा मत ले लीजिए, इतना बड़ा मत ले लीजिए कि हम इसको इन्फिनाइट मान ही ना सके। ये दूरी हमारा इतना कम होना चाहिए, इतना रहना चाहिए ये दूरी, ताकि इसके रिस्पेक्ट में इसको जो ये हमारा जो प्लेन सीट है उसको हम लोग इन्फिनाइट डायमेंशन का मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये आप बहुत 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 ज़्यादा हम नहीं ले सकते, इतना ही ले सकते हैं, इतना दूरी तक ही ले सकते हैं जिसके कंपैरिजन में इस प्लेन सीट को हम लोग ये कह सके कि वो इन्फिनाइट डायमेंशन का है। ओके, यानी डी इसका आगे देखें, कैपेसिटर में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये जो अभी अभी हमने बात की। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आपका एक यहाँ पर हम एक तीसरा देख रहे हैं, वो उसका एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल। एक थीन स्फेरिकल सेल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो लेट इसमें भी कर लेते हैं कि सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थीन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये मेरा जो है थीन स्फेरिकल सेल है, उसका रेडियस है यहाँ पर कैपिटल आर। ओके, तो इसी के वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसमें देखिए क्या होता है ना कि इसमें हमारा 3 केस एराइज करता है। P इज ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। ये 3 केसेस यहाँ एराइज करता है। ये पॉइंट P जो है, देखिए 3 सिचुएशन इस पॉइंट P के हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि ये स्फेरिकल सेल के एकदम बाहर हो, ये पॉइंट P। एक हो सकता है कि ऑन द सरफेस हो, और एक हो सकता है कि सेल के अंदर हो। P पॉइंट हमारा सेल के बाहर हो सकता है, दूसरा सेल के सरफेस पे हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि वो पॉइंट जो है वो सेल के अंदर हो। ठीक, तो हम तीनों केसेस पे यहाँ जो है वो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है। तो केस 1 हम लेते हैं कि फील्ड आउटसाइड द सेल, यानी स्मॉल r, यहाँ पे मान लेते हैं कि P पॉइंट है। ओके, और यहाँ से उसकी दूरी जो है स्मॉल r है। तो स्मॉल r जो होगा ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ सेल। ओके, और ये सेल जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हम लोगों ने माना है सिग्मा के बराबर, ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर इस पॉइंट पे निकालने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। तो हम स्मॉल ओ को हम मान लेंगे कि ये मेरा जो है सेंटर है, और ये दूरी जो है ये r, इसको रेडियस मानते हुए हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए स्फीयर टेकिंग O एज ऑरिजिन एंड कैपिटल R, स्मॉल r इज द रेडियस। तो इस स्फेरिकल सेल के सिमेट्रिकल ये एक गॉसियन सरफेस हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग ये स्फेरिकल हम यहाँ पे सरफेस को चूज करेंगे एज ए गॉसियन सरफेस। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं सरफेस पे। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन जो है नॉर्मली आउटवर्ड देंगे हम लोग, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो रेडियली आउटवर्ड ही होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो ई का डायरेक्शन और ds का, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएंगे, यानी 0 एंगल जो होगा दोनों के बीच 0। अब निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस ई डॉट ds। तो यहाँ पे देख रहे कितना एंगल बन रहा है, ई और ds के बीच में 0 एंगल, तो ये लिख देंगे ई ds cos 0। ओके, फिर ई मेरा कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, केवल रहने देंगे इंटीग्रेशन ऑफ ds। ओके, और इसको मैं 3-4 के अलग अलग भाग में से पूरे सरफेस को नहीं बांटूंगा, क्योंकि इसमें तो एक ही तरह के सरफेस है, केवल स्फेरिकल, इसलिए इसमें अलग अलग डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्लोज इंटीग्रेशन फॉर द वो ds का। तो टोटल जो स्फीयर का जो सरफेस चार्ज जो होता है, सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का, ds जो हम लोग इसको टोटल जो इसको ds को इंटीग्रेट करेंगे
तो टोटल जो इसका हमको लेना होगा सरफेस एरिया, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इंटीग्रेट करने पे हमको कितना मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ द टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो देख लीजिए यहाँ क्लियर, आप देखिए इतना ही चार्ज इंक्लोज हो रहा है ना, ये पूरा चार्ज स्फेरिकल सेल पे जो टोटल चार्ज है वही इस गॉसियन सरफेस के द्वारा इंक्लोज हो रहा है कि नहीं। तो इसका जो है, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और पर यूनिट एरिया का चार्ज हम लोग कितना माने हुए हैं, सिग्मा। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई आर कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका वो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे now the total charge enclosed by the spherical Gaussian surface q in equal to sigma into 4 pi capital R square. Applying the Gauss law, तो phi equal to 1 upon epsilon naught into q in, phi का मान हम लोग निकाल चुके हैं इतना, e into 4 pi small r square equal to 1 upon epsilon naught sigma, और q in कितना है, sigma into 4 pi capital R square। 4 pi कैंसिल कर दे रहे हैं, तो e equal to कितना हो गया, sigma कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ से क्लियर देखिए, सिग्मा फॉर द गिवन सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा अगर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस पे वो किस तरह से डिपेंड कर रहा है, तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हैं नीचे में आर स्क्वायर बच रहा है, तो ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, फिर मैं अब ये सेकंड केस ले लूँगा कि सेकंड केस में क्या लेना है, मुझे लेना है कि मान लेते हैं कि जो फील्ड हमको फाइंड करना है, फील्ड वो पी पॉइंट जो है ऑन द सरफेस है, यानी फील्ड हमको फाइंड करना है ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, यानी कि यहाँ पर इस सरफेस पे हमको फाइंड आउट करना है। तो देख रहे हैं कि इन दोनों फिगर को देखिए तो बहुत क्लियर है, यहाँ से हमको समझ में आ जाएगा आपको भी कि स्मॉल आर के जगह पर अगर मैं एक कैपिटल आर ले लूँ तो ये पॉइंट पी की दूरी क्या हो जाएगा, ठीक यहाँ पर आ जाएगा पी। अगर पी पॉइंट ये सरफेस पे आ जाए तो स्मॉल आर की जगह पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। बस कोई बात नहीं है, यहाँ पर वो इसको स्मॉल आर की दूरी धीरे धीरे मैं घटाते घटाते अगर स्मॉल आर जैसे ही कैपिटल आर के इक्वल होगा ये पी पॉइंट सरफेस पे आ जाएगा, है कि नहीं। और चार्ज जो इतना ही रह जाएगा अंदर, इसी के अराउंड हम लोग गॉसियन सरफेस चूज करेंगे, तो गॉसियन सरफेस का भी रेडियस मेरा कैपिटल आर ही होगा और स्फेरिकल सेल का भी रेडियस मेरा कैपिटल आर ही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला हमारा जो यहाँ पे ड्राइव हुआ था ना, ई इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें इस केस में स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर रख देंगे, स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर, जब वो पॉइंट पी जो है ऑन द सरफेस होगा, यानी फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो पुट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इन द एक्सप्रेशन, ई इक्वल टू ये था सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर रखेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा आ जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फील्ड जो है वो हमारा आउटसाइड द सेल इतना के बराबर आएगा, और ऑन द सरफेस की बात होगी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना। दिस इज द मैक्सिमम। और ये तीसरा केस लेते हैं, फील्ड इनसाइड द सेल स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। मान लो पी पॉइंट सेल के अंदर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्मॉल आर को रेडियस लेके इसको मैं सेंटर लेके एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूज कर लूँगा, यहाँ पे कंसीडर कर लूँगा, ठीक है ना। तो अब जो है टोटल फ्लक्स अगर मैं निकालूँ तो क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग ई डॉट डी एस का फॉर क्लोज सरफेस के लिए। तो यहाँ पर फिर क्लोज सरफेस के लिए ई डी एस करेंगे तो कॉस जीरो, ये ई का डायरेक्शन भी हम लोग यही लेंगे और आर का रेडियस वेक्टर जो यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी वही होगा, तो जीरो लेंगे, ई को बाहर कर देते हैं। तो फिर क्लोज डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे फॉर द क्लोज सरफेस,
तो स्फेरिकल्स जो यहाँ पे सरफेस है, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4πr², है ना। इसका रेडियस है स्मॉल r, तो सरफेस एरिया हो गया 4πr²। ओके, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर जब हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए मुझे चाहिए क्यू इन, यानी चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो इसके अंदर तो देख रहे हैं सेल के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, यानी कि हम जो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस लिखेंगे क्यू इन, वो लिखेंगे 0। अप्लाइंग द गॉस लॉ, तो फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू इन, फाई की जगह पर क्या लिख देंगे, ई इंटू 4πr², 1/ε0 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी इनका और इनका दिस इंटू दिस का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। आर रेडियस तो कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर जो पी पॉइंट चूज किया हूँ इसका रेडियस तो मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ, वो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। जब आर जब 0 नहीं हो सकता है तो निश्चित रूप से ई को ही 0 होना होगा ना, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, आर मेरा 0 है नहीं, तो ई को 0 होना होगा। यानी इसका मतलब है कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। और ये बातें हमने किसी और भी वीडियो में आपको बताया था कि कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर लेंगे ना तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है। लेकिन नोट करिए, इस बात को भी याद रखिए, इन द स्टैटिक कंडीशन में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब केस हम लेते हैं चार्ज को स्टैटिक मान करके, तब उस केस में जो है कंडक्टर के अंदर फील्ड होता है, ठीक है। तो अब अगर ग्राफ मैं खींचना चाहूँगा, ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस स्मॉल आर, ई को ले लीजिए इस साइड में और आर को ले लीजिए इस साइड। तो स्मॉल आर का मान जब तक स्मॉल कैपिटल आर से स्लाइटली स्मॉलर रहेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के कैपिटल आर से स्लाइटली स्मॉलर रहेगा, तब तक इसके अंदर फील्ड क्या होगा, 0। तो हम ये लाइन, ये 0 फील्ड। और स्मॉल आर का मान जैसे ही कैपिटल आर होगा, यानी कि पॉइंट पी इज ऑन द सरफेस, तो वहाँ पर ऑन द सरफेस पे फील्ड कितना हो जाएगा, σ/ε0, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, ई मैक्स σ/ε0। और फिर जैसे ही स्मॉल आर का मान ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, यानी ये वाला केस, तो यहाँ देख रहे हैं ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी आर का मान जो जो बढ़ेगा ई का मान घटेगा। तो ये इस तरह से मुझे ग्राफ खींचेंगे, इसको यहाँ पे टच नहीं कराएंगे, याद रखिए ये इन्फिनिटी पे जाके टच होगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है, ये ग्राफ ई वर्सेस, ओके।